आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं एसएम न्यूज की तरफ से, मेरी तरफ से। आगे हम बात करें कि गणतंत्र दिवस पर हम किसका आभार करें, किसको याद करें, किसने ऐसा काम किया था कि जिसके कारण भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया। ये मैं सोचता हूं गणतंत्र दिवस पर ये विस्तार से इस पर चर्चा करना मुझे आवश्यक लगता है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं संविधान, चूंकि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, इससे पहले तक अंग्रेजों का जो कायदे कानून थे, संविधान था, उसके हिसाब से देश चल रहा था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो इस कारण इसको गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। तो गणतंत्र दिवस पर भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान में क्या है ऐसा जो खास बनाता है भारत के लोकतंत्र को दुनिया के दूसरे लोकतंत्रों से। तो इसकी झलक हम सिर्फ जो संविधान का प्रस्तावना है एक पेज का, उसको हम पढ़ते हैं, उससे हमें पता लगेगा कि संविधान के अंदर क्या होगा। इस प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो क्या है इस प्रस्तावना में, मैं इसको पढ़ता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्दा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है प्रियम्बल भारत के संविधान का प्रस्तावना। इसमें सब कुछ समा गया है। इस आधे पेज की प्रस्तावना में सब कुछ जो है समाहित कर दिया है। और ये कहा जाता है कि संविधान लिखने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसमें 7 सदस्य थे। तो डॉक्टर अंबेडकर को, जिन्हें हम कहते हैं संविधान का जनक या संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर सही माने में संविधान निर्माता थे। इस पर आज चर्चा करना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं उनके बारे में देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। यह भी कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान तो कट पेस्ट किया था, दूसरे देशों के संविधान से लेकर के जोड़ करके बना दिया था। तरह तरह की तमाम भ्रांतियां हैं। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना दुनिया के किसी भी संविधान में इस तरीके का प्रस्तावना या इस तरीके का फॉरवर्ड उद्देश्य का किसी संविधान में नहीं मिलेगी, जो कि संविधान के अंदर क्या होगा, क्या किया होगा, इस एक पेज को पढ़ने से पता लग जाए। इसमें जितने शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, ये सारे शब्द बाबा साहब ने तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा से लिए हैं। और बहुत सारे
जो महापुरुष हुए इस देश में, जिन्होंने समता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष किया, उन महापुरुषों की विचारधारा से लेकर समाहित किए हैं, किसी देश से कहीं से भी कॉपी नहीं किए हैं। और इसके लिए हमें पृष्ठभूमि में जाना होगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई 1947 में, बाबा साहब ने संविधान लिखना शुरू किया और 26 नवंबर 1949 को उसे स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन इससे पहले बाबा साहब ने जो संविधान की प्रक्रिया थी वो 1919 में शुरू की थी। 1919 में सबसे पहले साउथ बरो कमेटी संवैधानिक सुधार के लिए भारत में आई थी। तो साउथ बरो कमेटी के साथ बाबा साहब ने बहुत सारे लिखित अपने बयान दिए थे और लिखित बयान के साथ में इंटरव्यू भी दिए थे कमेटी को, जिस कमेटी में 10 मेंबर थे। 10 मेंबर थे। लॉर्ड साउथ बरो की अध्यक्षता में ये आई थी कमेटी यहां, जिसमें भारत के भी और बहुत सारे विद्वान लोग इसमें थे। और उस का पूरा ब्यौरा ये खंड 2 जो बाबा साहब का है, वॉल्यूम 2 राइटिंग एंड स्पीचेस का, इसमें साउथ बरो कमेटी के बारे में विस्तार से बाबा साहब ने क्या क्या लिखा था, क्या क्या सजेशन दिए थे, ये सब लिखा हुआ है। तो 1919 में बाबा साहब ने जो संवैधानिक सुधार जो देश के लिए जरूरी था, क्योंकि 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट बना था। फर्स्ट इंडिया एक्ट बना था जिसमें भारतीयों के लिए भी भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। इससे पहले पूरा तरह से ब्रिटिश कानून चलता था। 1919 का जो फर्स्ट इंडिया एक्ट बना था, उसमें बहुत सारे जो प्रोविजंस थे, जो प्राविधान थे, वो बाबा साहब द्वारा तैयार किए गए थे। उसके बाद 1935 में सेकंड इंडिया एक्ट बना। सेकंड इंडिया एक्ट जो बना तो उसमें भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ही, अगर हम कहें 90% भूमिका डॉक्टर अंबेडकर की थी। तो 1919 से लेकर के 1935 तक जो प्रक्रिया रही, 1935 में जो सेकंड इंडिया एक्ट बना, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो सेकंड इंडिया एक्ट 1935 में बनाया था, उसी का विस्तार का रूप है। तो सेकंड इंडिया एक्ट जो था 1935 में, उसमें ज्यादातर सबसे ज्यादा योगदान डॉक्टर अंबेडकर का था। ये अगर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम 2, 4 और वॉल्यूम 26, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 10, इनमें विस्तार से पता लगेगा कि बाबा साहब ने क्या क्या इन अंग्रेजों के सामने किस किस तरीके से भारत के संविधान के लिए, भारत के लोगों को हक हकूक दिलवाने के लिए बाबा साहब ने मेहनत की थी। और इतनी मेहनत की थी कि शायद भारत के किसी भी नेता, राजनेता, बुद्धिजीवी ने इतना काम नहीं किया था 1919 से लेकर के 1935 तक जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। उसके बाद 1935 के से लेकर के 1947 तक भी बाबा साहब लगातार कार्य करते रहे। और बाबा साहब 1942 से लेकर 46 तक वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारे हक हकूक अधिकार इस देश की जनता के लिए, सर्व समाज के लिए बहुत सारे कानून और अधिकार बनाने का काम किया था देश के आजाद होने से पहले। लेकिन विडंबना रही कि जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने काम नहीं करने दिया। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो संविधान गांधी और नेहरू, बाकी लोग नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी में आए। इसके लिए तमाम सारे उन्होंने छल कपट के सहारे लिए। और सबसे पहली तो शर्त ये रख दी, जब संविधान बना, सभा बन रही थी, कि संविधान सभा का मेंबर वही होगा जो पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर होगा, चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि होगा। क्योंकि वो जानते थे डॉक्टर अंबेडकर का चुना जाना बहुत मुश्किल है। तो बाबा साहब बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। तो बंगाल से जोगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहब के पास आए। उन्होंने कहा कि आप जयसूर और खुलना 2 सीटें हैं, वहां से चुनाव लड़िए
तो वहां से एक जगह से बाबा साहब चुनाव लड़े और एक जगह से जोगेंद्र नाथ मंडल चुनाव लड़े और दोनों जीत गए। तो जीत गए तो फिर इनको संविधान सभा में रखना चाहिए था, लेकिन गांधी, नेहरू एंड कंपनी ने फिर छल कपट का सहारा लिया और उस क्षेत्र को जहां से बाबा साहब जीते थे उसे पाकिस्तान में भेज दिया। जब पहले पूर्वी पाकिस्तान में होता था तो बाबा साहब को पाकिस्तान असेंबली का मेंबर बना दिया। बाबा साहब फिर अंग्रेजों के पास शिकायत की तो अंग्रेजों ने कड़ी शर्त लगाई कि अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं रखोगे तो हम आपको आजादी नहीं देंगे। उसके लिए उन्होंने दो तरीके बताए कि या तो जयसूर और खुलना को वापस भारत में रखो और नहीं रखते हो तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, डॉक्टर अंबेडकर को कहीं से भी चुनाव लड़ा के जिता के लाओ। तो पहली शर्त को नहीं माना उन्होंने, उस एरिया को हमेशा देश निकाला दे दिया जिस एरिया के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जिताने का काम किया। उन्होंने दूसरी शर्त के मुताबिक बंबई से इनका कांग्रेस का जयकर, एडवोकेट जयकर था, उसकी सीट खाली करा करके बाबा साहब को वहां से चुनाव लड़ाया। बाबा साहब जीते, फिर बाबा साहब संविधान सभा में आए। और जब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात आई तो नेहरू गांधी दुनिया में ढूंढते रहे थे कि संविधान लिखवाने के लिए तमाम लोगों के पास गए कि मेरा संविधान लिख दो। अंत में एक विद्वान के पास पहुंचे जो बाबा साहब के साथ में पढ़ा था। जब बाबा साहब बार एट लॉ कर रहे थे तो उनके साथ पढ़ा था। तो जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान तो आपके भारत में है, डॉक्टर अंबेडकर के जितना कोई विद्वान इस दुनिया में नहीं है, उससे संविधान अच्छा कोई नहीं लिख सकता। तो मजबूरी में फिर नेहरू और गांधी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। और जब ये पाकिस्तान असेंबली में भेज दिया था तो सरदार पटेल ने कहा था कि मैंने संविधान सभा के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर किस रास्ते से संविधान सभा में आता है। लेकिन जब संविधान सभा में आ गए तो फिर गांधी, नेहरू ने कहा कि मैंने देश का सबसे जो है विद्वान व्यक्ति संविधान के लिए लिखने के लिए चुना है। तो ये सब मौका परस्त, मतलब परस्त लोग थे और ये हमेशा बाबा साहब के रास्ते में रोड़े अटकाते रहे। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो दुनिया के सामने है। मेरा प्रत्येक इस देश के नागरिक से निवेदन है कि संविधान को अवश्य पढ़ना चाहिए, अपने हक, हकूक, अधिकारों को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस व्यवस्था ने बाबा साहब को बहुत जाति के नाम पर प्रताड़ित किया, अपमान किया, लेकिन बाबा साहब को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने देश के हर व्यक्ति, जाति, धर्म के लिए उन्होंने सबको बराबर के अधिकार दिए। किसी के साथ बाबा साहब ने अन्याय नहीं किया। तो ये दिखाते हैं कि बाबा साहब कितने दूरदर्शी थे, कितने न्यायप्रिय थे, कितने विद्वान थे कि उन्होंने बदले की भावना से कभी भी काम नहीं किया। तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 50 से लेकर आज तक लगातार इंडिया गेट पे 26 जनवरी की गणतंत्र परेड होती है। लेकिन विडंबना है इस देश की कि जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा, जिस व्यक्ति की वजह से देश गणतंत्र हुआ, उसकी कभी एक झांकी तक इन्होंने निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर शूद्र थे। ये इनको हजम नहीं हुआ कि एक शूद्र देश का संविधान लिखा और उसका जो है लोगों को पता न लग जाए कहीं। इसलिए अभी कुछ सालों से सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की झांकी को शामिल किया है, उससे पहले कभी शामिल नहीं किया जाता था। मैं संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है बाबा साहब को, इसके लिए मैं, ये किताब है भारत सरकार द्वारा छापी गई, लोकसभा सचिवालय द्वारा छापी गई, ये छोटी सी बुकलेट है जिसमें बाबा साहब के जीवन वृत्त के बारे में लिखा है। ये सरकार की किताब है। इसके पेज नंबर 12 और 13 पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने कुल मिलाकर 141 बैठकों में अंतरिम संविधान तैयार किया। उन्हें अकेले ही भारत के संविधान का निर्माता क्यों कहा जा सकता है? इस संबंध में श्री टीटी कृष्णचारी ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया था पार्लियामेंट में 5 नवंबर 1948 को। क्या लिखा उन्होंने? सदन को शायद इस बात की जानकारी है कि आपके द्वारा नामित 7 सदस्यों में से
एक सदस्य ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर एक अन्य सदस्य को ले लिया गया था। एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी जिनका स्थान खाली पड़ा हुआ था। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान खाली पड़ा हुआ था। एक अन्य सदस्य राज्य संबंधों के मामलों में उलझे हुए थे, इस कारण उनका स्थान खाली था। एक व दो अन्य सदस्य दिल्ली में नहीं थे और शायद स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वे बैठक में भाग नहीं ले सके थे। इस प्रकार अंततः संविधान का प्रारूप तैयार करने का भार डॉक्टर अंबेडकर पर आपड़ा और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। इस कार्य को प्रशंसनीय रूप से पूरा करने के लिए हम आपके आभारी हैं। ये 4 नवंबर 1848 को संविधान प्रस्तुत किया गया था वहां। तो ये जो था कहा गया था, इसके लिए और भी आगे लिखा है कि वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर नए संविधान के अंतर्गत कुछ गलत होता है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि संविधान में कोई बुराई है, बल्कि यह होगा कि देशवासी चरित्र भ्रष्ट हैं। संविधान के बारे में बाबा साहब ने लिखा था कि संविधान अच्छा है बुरा है, ये आने वाले लोगों के, देश को चलाने वाले लोगों की मानसिकता पर निर्भर करेगा। तो ये संविधान को इसलिए हम बाबा साहब को संविधान निर्माता कहते हैं। तो जो श्रेय बाबा साहब को मिलना चाहिए था इस देश के लोगों ने, देश की सरकारों ने, देश के कर्णधारों ने कभी नहीं दिया। इसलिए मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से बाबा साहब के बारे में बताना पड़ा कि बाबा साहब का योगदान संविधान बनाने में कितना रहा था, और सबसे ज्यादा रहा था। इसलिए गणतंत्र दिवस के मौके पर हर देशवासी की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर अंबेडकर का धन्यवाद करें, डॉक्टर अंबेडकर को नमन करें, जिनके कारण हमें हक हकूक अधिकार मिले। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का और धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का। मेरी बात को ध्यान से सुना, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।